इसी पर चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। त्यागी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर ये जो तमाम परिस्थितियां बांग्लादेश में दिखाई दे रही हैं, इन परिस्थितियों के मद्देनज़र सेना प्रमुख वकार का ये बयान और मोहम्मद यूनुस की बढ़ती हुई धड़कनें, क्या आपको लगता है कि दोनों में से कहीं ना कहीं कुछ होगा? क्योंकि एक लकीर खींचने की कोशिश की है वकार ने। उन्होंने ये साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जो माहौल इस वक्त बांग्लादेश का है वो ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पूरे बांग्लादेश का ख़राब है, और मैं चेतावनी देता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो ये बांग्लादेश के हित में नहीं होगा। और क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त जो भी अराजकता फैली हुई है वो कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने और खुद के लोगों ने फैलाई हुई है। तो क्या ये स्टेटमेंट वकार साहब को अच्छा नहीं लगा? क्या ये स्टेटमेंट आईएसआई को अच्छा नहीं लगा? वो आईएसआई जो पाकिस्तान से ज़्यादा आजकल उससे बांग्लादेश की चिंता है, बांग्लादेश में पहुंचकर वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दौरा करते हैं, आजकल भारत की सरहदों का दौरा कर रहे हैं, उल्फा के कैंप कैसे लगें इसकी वो चिंता कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मोहम्मद यूनुस और आईएसआई सेना प्रमुख वकार को लेकर कुछ बड़ा प्लान कर सकते हैं? एक बार अनम्यूट कर लीजिए त्यागी साहब। आवाज आ रही है सर? जी, अब आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ, जी हाँ सर, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये जो अब हो रहा है ये बहुत पहले तय कर लिया गया था। दरअसल में बांग्लादेश की आर्मी में 3 पावर सेंटर है। अब एक तो जनरल वकार हो गए, एक मेजर जनरल हक है और एक लेफ्टिनेंट जनरल रहमान है। लेफ्टिनेंट जनरल रहमान कट्टरपंथियों की विचारधारा के हैं, लिहाजा यूनुस ने लेफ्टिनेंट जनरल रहमान को चुना और उनको पाकिस्तान भेजा। वो पाकिस्तान की आईएसआई के चीफ और मिलिट्री ऑफिसर को लेके बांग्लादेश आ गए। वही है जो गए थे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। उन्होंने बाकायदा वहाँ पे ट्रेनिंग की और बंकर वगैरह एस्टेब्लिश किए, जो सारी दुनिया को मालूम चला। लेकिन जो यूनुस हैं और जो कट्टरपंथी हैं, यानी कि जमात इस्लामी, जमातुल मुजाहिदीन और अंसार उल बंगला, और इसके साथ लेफ्टिनेंट जनरल रहमान और उसके साथ आईएसआई के चीफ, ये एक लाइन ऑफ कॉलिमेशन में है। लिहाजा जनरल रहमान को ये बताया गया है किसी भी तरकीब से कि तुमको पहले फौज का तख्ता पलट करना है, यानी कि जनरल वकार को हटाना है। जनरल वकार जो है अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन कमजोर है। सर, मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ। पहली एग्जाम्पल तो ये कि जब शेख हसीना ने उनसे कहा था उन उपद्रवियों के ऊपर गोली चलाने के लिए या रोकने के लिए, तो उन्होंने नहीं किया। ये जानते हुए ये जो उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो उनकी एक चचेरी बहन के हस्बैंड है, लेकिन उन्होंने वो बात नहीं मानी। एक तो ये कि वो बहुत स्टर्न डिसीजन नहीं ले सकते। दूसरा, एक एग्जाम्पल केस स्टडी, एक मेजर जनरल जियाउल हक जो बांग्लादेश आर्मी में थे, वो डेजर्ट कर गए। डेजर्ट करने के बाद 5 अगस्त को जब तख्ता पलट हुआ तो वो वापस आए और वापस आके उन्होंने करीब 250 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और जवानों की एक कंपनी बनाई। और उस कंपनी का काम क्या था कि वो रोहिंग्या जो शुरू में बसाए गए थे शेख हसीना के द्वारा कोट बाजार में, उनको ये कह के कि आपको शेख हसीना ने बसाया था, लिहाजा उन पे हमले शुरू करो। उन पे हमले शुरू करो तो उनमें से कुछ एक्सट्रीमिस्ट हो जाए, जो एक्सट्रीमिस्ट हो जाए उनको ट्रेनिंग दी जाए, प्लस जो जेलों के अंदर बंद थे कैदी, उन कैदियों को रिहा करो, उनके रिकॉर्ड को खत्म करो और उनसे कहो कि तुमको हम सजा माफ कर देंगे, तुम्हें 4000 किलोमीटर लंबे पोरस बॉर्डर से क्रॉस करके हिंदुस्तान में जाके इंस्टेबिलिटी फैलानी है। और इस काम की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मेजर जियाउल हक को दी गई। तो जनरल वकार को उसके पर नहीं कतरने चाहिए थे। 2 काम जनरल वकार नहीं कर सके। अब पॉपुलैरिटी के हिसाब से लेफ्टिनेंट जनरल रहमान इज मोर पॉपुलर अमॉन्ग द कट्टरवादीज। कट्टरवादी ही यूनुस के साथ में काम कर रहे हैं
और ये पाकिस्तान का षड्यंत्र है। जो जहाज भेजे गए, जो सामान भेजा गया, जो आतंकी भेजे गए, एक के बाद एक डॉट को आप मिला लीजिए, यू विल कम टू द सेम कंक्लूजन कि इट इज देयर थिंकिंग। बट सवाल ये उठता है कि क्या हिंदुस्तान ये देखने के बाद भी कि ये जो कुछ किया जा रहा है वो हिंदुस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। यानी कि पहला तो ये कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में इनका षड्यंत्र, उसमें चाइना भी शामिल है, क्योंकि चाइना को उस तीस्ता रिवर का जो प्रोजेक्ट शेख हसीना ने मना कर दिया था वो इस यूनुस साहब ने दे दिया। और ये जो नदी है ये करीब करीब वहां जाती है जहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे हम चिकन नेक कहते जरूर तब, लेकिन वी आर स्ट्रॉन्ग देयर, पर ये वहां जाती है। ये तो चीन की प्रेजेंस भी वहां पे हो गई, और ये दोनों देश चीन और पाकिस्तान चाहते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, और अब इसमें बांग्लादेश भी शामिल हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये अब हमें समझने के लिए और इससे ज्यादा क्या चाहिए। हम सिर्फ सोचते ही रहे, कुछ ना कुछ तो खैर सरकार कर रही होगी, लेकिन वो ना काफी है। ताकत है तो ताकत दिखनी चाहिए। दरअसल में हमने धैर्य का इस्तेमाल करके ही बहुत सारा नुकसान उठाया है। हमारे पृथ्वीराज चौहान ने अगर पहली बार में ही मोहम्मद गौरी को मार दिया होता तो हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता। आवश्यकता इस समय कुछ स्पेशल एक्शंस लेने की है। उनमें से एक एक्शन ये भी हो सकता है कि हम कह दें कि शेख हसीना जो है शी द गवर्नमेंट इन एक्साइल, और हम उसे सपोर्ट करते हैं। एक स्टेटमेंट से पता लग जाएगा कि हमारी आवाज में ताकत है, नंबर 1। और नंबर 2, मैं खत्म करता हूँ अपनी बात कि अगर वहाँ पे जो ट्रेनिंग कैंप है और जो ट्रेनिंग कैंप के अंदर रोहिंग्याओं को और कैदियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उस हक के द्वारा हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे पास अधिकार है कि हम उन्हें नष्ट कर सकते हैं। हमारे पास स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है, उसका इस्तेमाल कब करें। और ये ना डरें भाई, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने चू भी किया था क्या? क्योंकि उन्हें पाकिस्तान का चरित्र भी मालूम है और हमारी जेन्युइननेस और एक्यूमेन भी मालूम है। लिहाजा अब अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सीधा सीधा बात करेंगे, और नहीं तो बहुत ज्यादा एनालिसिस करने से, सर मेरे घर में आग लग जाए तो मैं संविधान की धाराओं का विश्लेषण नहीं करता। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि मेरे घर में आग लगी हुई है और मैं संविधान की धाराओं का विश्लेषण कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात कि अगर मैं धैर्य भी रखूं तो कितना धैर्य रखूं तब जब मेरे घर के आसपास आग लगाने की कोशिश की जा रही है, और जब आग लग जाएगी तब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि संकेत साफ तौर पर आ रहे हैं कि पाकिस्तान अब अपने यहाँ तो भारत के खिलाफ सब कुछ कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश में पहुंचकर भी वो भारत की सीमाओं पर वो करने जा रहा है जो अब पाकिस्तान की सीमाओं पर हो रहा है। और उस वक्त भी हमने देरी की थी और इस वक्त भी हम देरी कर रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि बांग्लादेश की राजनीति में बड़े उलटफेर से यूनिस हलाकान और परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि जो कभी अपना था अब बेगाना हो गया है। जिस आंदोलनकारी ने कभी शेख हसीना सरकार के खिलाफ संघर्ष की अगुवाई की हो, वही अब खुद राजनीतिक मैदान में उतर रहे हैं। नए राजनीतिक दल राष्ट्रीय नागरिक पार्टी यानी कि एनसी